नमस्कार। 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार ने भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया में यूजीसी के ये जो नए नियम यूजीसी के जारी हुए, उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में इन नियमों को सामान्य विरोधी बताकर और ये कहकर तर्क देकर कि चूंकि कास्ट आधारित यानी कि जाति आधारित जो भेदभाव है उसमें ओबीसी को एससी एसटी के साथ जोड़ लिया गया है और केवल जनरल को छोड़ दिया गया है सामान्य वर्ग को। इसका मतलब कि सामान्य वर्ग के साथ कोई भी जातीय भेदभाव नहीं होगा और जानबूझ के ऐसा प्रावधान किया गया है। और एक कि अगर शिकायत झूठी हो तो उसके लिए कोई भी जुर्माना या सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। ये दो कारण बहुत बड़े बताए जा रहे थे जिसका विरोध हो रहा था। विरोध सब कॉर्नर से होते होते अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की, उस सुनवाई में चीफ जस्टिस की डबल जज की जो बेंच थी, दो न्यायाधीशों की, उसने इस नए नियमों का स्टे लगा दिया, रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका 3 दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि ये भारत के संविधान में धारा 14, 15 समानता का अधिकार जो अनुच्छेद हैं उनका सीधे सीधे उल्लंघन करती है। और इसी में जो 3C है जिसमें कहा गया कि जातिगत आधार पर भेदभाव के लिए मैं आपको 3C जिसको चैलेंज किया गया, मैं आपको हूबहू इस जो भारत के राजपत्र में जो वर्डिंग्स हैं वो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं जिसको कि आज चैलेंज किया गया। और जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ही है कि केवल बैकवर्ड एससी एसटी के खिलाफ जो जातिगत जो भेदभाव है वही जातिगत भेदभाव है। और ये सामान्य के खिलाफ भी हो सकता है, दूसरी जातियों के खिलाफ भी हो सकता है। यही तर्क देकर के किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे करने के पीछे जो बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। और प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इस कानून को देखते समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ अस्पष्टता है और इस कानून का मिसयूज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर भारत के संविधान के हिसाब से और समय समय पर जो नियम कानून बने उसके हिसाब से पहले तो उन्होंने नोटिस जारी की यूजीसी को, और मैं अभी उतना ही बता रहा हूं, आगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि यह देखना जरूरी होगा कि 3C और 3E, जब 3E में, अब आप जानना चाह रहे हो कि 3E में या 3C में, तो यह है कि जातिगत आधार पर जातिगत भेदभाव का अर्थ मैंने आपको बताया ना, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। और 3E जो है उसमें जो परिभाषा की गई है भेदभाव, जातीय भेदभाव में तो वो 3, लेकिन भेदभाव में भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करता है। विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूहों पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के अनुकूल हो। अदालत ने कहा कि जब 3E है और इतने विस्तार से बातें कर दी गई हैं
तो 3C की क्या ज़रूरत है, इस बात की तहकीकात, इस बात पर विचार होना चाहिए। एक तो उनका तर्क ये था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पर्पज़ है इस नियम का, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इससे इस 3C से साबित, इस 3C जो है उसका होना उसमें जरूरी है क्या पर्पस को हासिल करने के लिए, ये देखने की जरूरत होगी। इंपॉर्टेंट बात इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही कि जातिगत आधार पर जब 3E में बता दिया गया कि ये है ये, तो जातिगत आधार पर जो विभेद होगा उसके लिए कोई मैकेनिज्म प्रॉपर है, कोई प्रक्रिया निर्धारित है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, स्पेशल है, कोई प्रक्रिया निर्धारित है? कैसे पता चलेगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 में रैगिंग शब्द का प्रयोग था, इस 2026 में रैगिंग शब्द को क्यों निकाल दिया गया? भेदभाव का रैगिंग एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये तब कुछ सवाल पर चर्चा होना जरूरी है और उस पर विचार होना जरूरी है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को मौका दिया है मार्च के महीने में वो अपना जवाब देंगे। ये तो फैक्ट ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो क्यों? अब सवाल उठता है कि भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। यूजीसी को जो नोटिस दी गई उसको उन्होंने रिसीव किया। जब माननीय न्यायमूर्ति इसके बारे में अपनी टिप्पणियां कर रहे थे तो तुषार मेहता ने कहीं कोई प्रतिरोध नहीं किया। सरकारी वकील वरिष्ठता क्रम में वो दूसरे नंबर पर आते हैं अटॉर्नी जनरल के बाद। सॉलिसिटर जनरल ऑफ, आम तौर पर जो लोग कोर्ट कवर करते हैं, हमारे साथी प्रभाकर मिश्रा भी हैं और जो भी लोग कोर्ट कवर करते रहे लंबे समय से, उन सब का ये कहना कि आमतौर पर किसी भी सरकार के अध्यादेश को, कानून को, गजट में छपे हुए नोटिफिकेशन को अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इस तरीके से देखता है या स्टे करने जाता है तो अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या सरकार की तरफ से पेश होने वाला कोई भी वकील अपनी तरफ से भी दलीलें देता है, अपनी भी बातें कहता है, उसे ये अपनी तरफ से ये कहता है कि अभी इस पर कुछ न किया जाए, एक हफ्ते में हम और जानकारियां इकट्ठा या जो भी। लेकिन ऐसा शायद आज अदालत में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि सरकार की तरफ से ये मंशा थी, सरकार की तरफ से कोई निर्देश था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो फैसला ले रहे हैं या इसको अगर स्टे कर रहे हैं तो उसका विरोध नहीं करना, या जो भी क्या है। क्योंकि आमतौर पर कोर्ट कवर करने वाले लोग या कोर्ट में मौजूद रहने वाले ये मानते हैं और उनका मानना है और वो कह भी रहे हैं कि ऐसा होता नहीं जो आज के उसमें हुआ। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये यूजीसी की गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता रहा हूँ। एजुकेशन की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और बहुत चर्चा में रहते हैं, आप उनके बारे में जानते ही हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये बात बहुत हद तक आप तक पहुंची होगी या फैलाई गई कि जो दरअसल ये जितने ये विवादास्पद क्लॉज हैं वो सब के सब, वो सारे के सारे जो क्लॉज हैं वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन की, शिक्षा की, जिसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह हैं, उनकी तरफ से ये सिफारिशें की गई थी। सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में आज ही खबर आई, भोपाल में उन्होंने अपनी तरफ से जो सफाई दी, और वैसे भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही फैसला करेगा ऐसा नहीं है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद होते हैं और सत्ता पक्ष के सांसद दोनों जगह ज़्यादा हैं। इसलिए इस स्टैंडिंग कमेटी में भी बहुत सारे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भी हैं, बासुई स्वराज भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं। तो उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि संसदीय समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को यूजीसी ने नज़रअंदाज कर दिया। भोपाल में आज उन्होंने कहा कि झूठे मामले दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को सजा देने का प्रावधान यूजीसी ने हटाया, संसदीय समिति ने नहीं। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की है।
सामान्य वर्ग के लोगों को जांच समिति में शामिल नहीं करने का नियम भी यूजीसी ने जोड़ा। सवर्ण वर्ग को जांच समिति में नहीं रखने का कोई सुझाव नहीं दिया था, दिग्विजय सिंह का यह कहना है। अब सवाल उठता है कि यूजीसी ने, संसदीय समिति ने भी सिफारिश नहीं की थी, और जिस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर यूजीसी ने यह गाइडलाइन बनाई है, जो कानून बनाए हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि इसमें अस्पष्टता, इसका दुरुपयोग हो जाएगा। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल के केसेस में जब जनहित याचिकाएं हुई थी, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाए और शैक्षणिक संस्थानों में समानता का अवसर मिले, सबके अंदर समानता का भाव हो, इसके लिए यूजीसी को एक गाइडलाइन बनाने के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2016 में। 10 साल के बाद आए हैं और ये लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन, आज ही लिस्ट हुआ मुकदमा और आज ही स्टे हो गया। खैर अब इस पर डेट पड़ेगी, आगे जो होगा वो होगा, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल हमारे, सबसे बड़ी बात हमारे राजनीतिक दलों पे खड़े हो रहे हैं। हमारे राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सरकार की तरफ से 1.5 लाइन का धर्मेंद्र प्रधान, सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मैं सबको आश्वस्त करता हूं, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, किसी के खिलाफ इसको दुर्भावना का इस्तेमाल, दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल। बस राहुल गांधी जो जातीय जनगणना के इतने बड़े हितैषी हैं, जातिगत जनगणना, ओबीसी की पॉलिटिक्स और हमेशा चर्चा में रहते हैं, यूजीसी के नए नियमों के आने के बाद कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से भी कोई बात नहीं आई, सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आई। दूसरे जो ओबीसी की राजनीति करने वाले, या उन्होंने भी इस मामले पे एकदम चुप्पी ओढ़ रखी थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत ही संयमित तरीके से कहा, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मगर कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि एक वर्ग विशेष के दिमाग में आशंकाएं हैं, चाहे वो दिमाग में पहले से ही भर ली गई हो। चूंकि SC/ST का इतना दुरुपयोग हुआ है एक्ट का तमाम, तो बात है कि जब आप सामान्य को अलग कर रहे हैं तो उनके दिमाग में बात आएगी। दूसरी बात, अभी एक मजेदार, एक केंद्रीय मंत्री है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक केंद्रीय मंत्री, उनका मैं बयान अभी देख रहा था। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिया, और उसी धन्यवाद की अगली लाइन में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोटिशः धन्यवाद कि जो उसने स्टे लगा दिया। मेरे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बात कह रहे हैं। एक तरफ सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ। अब बात यह है कि ये यूजीसी के नए नियम नए साल पर आने की वजह क्या है? इसमें कुछ राजनीतिक बू भी आ रही है क्या? क्या कुछ ऐसा था कि इसको ले आकर के सामने इस पर चर्चा कराई जाए और ये चर्चा इतनी व्यापक स्तर पर हो जाए, गांव देहात से निकलते निकलते, और ये भ्रम अगर है या डर है, अगर आशंका है, तो पहली डाक से मतलब कि पहले ही समाचार आते ही 14, 15, 16 तारीख को सोशल मीडिया से लेके हर जगह चर्चा शुरू हो गई थी। तो सरकार ने शुरुआती दौर में ही इन सारी चर्चाओं, आशंकाओं, भ्रम पर तुरंत इसका निराकरण क्यों नहीं किया? वो शांत 13 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद गृह मंत्री बोलते हैं, 26 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कोई सरकार में सियापा सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई नहीं बोल रहा। वजह क्या थी इसकी? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत यूजीसी, अब दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि ये क्लॉज तो शिक्षा समिति की सिफारिश में था ही नहीं, तो क्या ये क्या कार्ड था? ये क्या कार्ड है? ये है कि जो
ओबीसी पॉलिटिक्स के जो सरताज अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं, वो भी ओबीसी के लिए जो काम भाजपा ने किया, क्योंकि संघ के किसी आदमी ने भी यूजीसी के रेगुलेशंस के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ कहा। वो इन्हीं लोगों ने कुछ कहा जो रिटायर हो चुके हैं। भाजपा के एक प्रमुख नेता कलराज मिश्र जी, उनका मैंने फेसबुक लाइव देखा था। वो कह रहे थे कि इसमें ये आशंकाएं, इसको वापस लेना चाहिए या संशोधन करना चाहिए। जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, एक एमपी हैं वो इसकी तरफदारी कर रहे थे, लेकिन खुले तौर पर मतलब आप यही सफाई देने में लगे कि नहीं 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 नहीं, आंकड़ों को डरने की, आंकड़ों को ईडब्ल्यूएस हमने दिया है, सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस दिया है, तो उनके साथ तो अन्याय कतई नहीं हो सकता। लेकिन क्या बैकवर्ड पिछड़ों की राजनीति करने वाले और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में पिछड़ों के नेताओं से या पिछड़ों की पार्टियां कही जाने वाले से या पीडीए का नारा देने वाले से लड़ाई है, क्या ये सब कुछ जांच, क्योंकि मैं उनकी पार्टी के भी लोगों से संपर्क किया तो मुझे पता ये चला कि सारे पार्टी के बड़े नेताओं से कहा गया कि बहुत ही संयम बरतना है। यूजीसी के मामले में जो जैसे चल रहा है चलने देना, हमको सिर्फ ये लाइन लेनी है, दोषी को सजा न मिले, निर्दोष को फंसाया न जाए, बस। न एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। बहुत स्वागत करेंगे तो भी ओबीसी को इसमें मिला दिया गया तो बहुत तेजी से स्वागत करेंगे तो भी होगा कि जो काम आज तक इतने सालों में ये तमाम सेकुलर पार्टियां और ओबीसी की राजनीति करने वाले पार्टियों ने नहीं की, वो काम ओबीसी को वो उतना हायर एजुकेशन में सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार ने और उस समय के यूजीसी के रेगुलेशन ने कर दिया। इसका भी है, विरोध करे तो फिर सामान्य अगर ये कह दे कि ये बहुत स्वागत ही होगे तो आगे कुआं पीछे खाई, क्या कहें मेरे भैया, क्या कहें मेरे भाई। तो यही वाले कहानी में पॉलिटिकल पार्टीज सन्नाटा खींची रहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगा देने से अब ये मामला 2012 की गाइडलाइंस चलती रहेंगी। आपको मालूम है कि सरकार की इच्छा और सुप्रीम कोर्ट में समय सुनवाई, अब ये मामला कब तक चलेगा नहीं चलेगा, ये स्टक डाउन होगा या यही लागू होगा, अभी इसमें बहुत समय पेंच। विष्णु शंकर जैन जो इस मामले में आज उन्होंने प्रमुख दलीलें दी थी, इस जातिगत आधार पर भेदभाव की वजह से सामान्य के साथ जो भेदभाव होने की संभावना है या उसके अंदर जो डर है, उस पर जो तर्क दे रहे थे विष्णु जैन जी, अयोध्या मंदिर में, संभल की मस्जिद का, मथुरा की मंदिर का, भोजशाला के मंदिर का, बहुत सारे मंदिर मस्जिद के विवाद में मंदिरों की तरफ से वो प्रवक्ता रहते हैं। ये भी एक कोइंसिडेंस है कि वही विष्णु जैन जी जो हर जगह हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में और जो पुराना वैभव खोया हुआ है, मंदिर मस्जिद विवाद जहाँ जहाँ भी है, वहाँ पर वो अदालती लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। राम मंदिर की लड़ाई में वो इसी सरकार के खिलाफ, जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहरुआ है, इसी सरकार के एक नियम के खिलाफ खड़े होकर उसी सरकार के फैसले को स्टे कराने के लिए वही आगे आए, वही वकील। तो ये सब जो अगर आप चीज़ घुमा के देखते हैं तो एक दिमाग में बात आती है कि कहीं इसके पीछे राजनीति भी तो नहीं है। बहरहाल आप भी सोचिएगा। नमस्कार।